नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवशीष कुशवाहा। ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा है अल्टर्ड इम्यून सिस्टम। टॉपिक हमारा चल रहा है, आज हम देखने वाले हैं जिसमें इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। राइट, अर्लियर लेक्चर में हमने इसका ओवरव्यू लिया था, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हमने समझा था, कुछ सेलेक्टेड टर्म थे उनके बारे में समझा था, और जो नेचुरल है जिसमें हमारा थाइमस ग्लैंड हो गया, कुछ सेल्स हो गए, है ना, स्प्लीन वगैरह हो गया, इनके बारे में हमने ऑलरेडी समझ चुके थे। हमारा आज हम समझने वाले हैं लिम्फोइड सिस्टम के बारे में हमने पूरा समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और किस तरीके से ये वर्क करती है। राइट, तो सबसे पहले यदि बात की जाए इम्यूनिटी की, तो हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। हालांकि आपको पता है इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपको बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कुछ भी बॉडी के अंदर कुछ भी सब्सटेंस एंटर हो रहा है ना, फॉरेन बॉडी कुछ भी एंटर हो रहा है और वो आपको डिसीज कॉज करता है। तो डिसीज कॉज करने से पहले ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके साथ लड़ाई करती है, उसके साथ फाइट करती और फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको इन्वेट कर देती, ताकि वो आगे ग्रोथ ना हो, उसकी ग्रोथ ना होगी तो आपको वहाँ पर डिसीज नहीं होगी, आपको बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी से लड़ने के लिए, आपको बचाने के लिए बीमारियों से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म एक होता है आपकी बॉडी का। यदि आपके पास इम्यूनिटी नहीं होगी तो जस्ट सपोज दैट कि भाई कोई भी बीमारी होगी आपको जल्दी जल्दी लग जाएगी, है ना, जल्दी से आपको बीमारी हो जाएगी और जल्दी से वो क्यूर भी नहीं होगी। जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे जल्दी से वो क्यूर नहीं होगी, है ना, जल्दी से आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो इम्यूनिटी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है आपकी बॉडी के अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऐसे वॉरियर, ऐसे सैनिक, ऐसे योद्धा ये आपको वर्क करती है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बाहरी जो शत्रु होते हैं आपके, जीवाणु, विषाणु, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस, जो भी आप इंटेक वगैरह लेते हो या बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनसे बचाव करती है आपकी बॉडी का। राइट, इतना इंट्रोडक्शन आई होप काफ़ी आपको समझ आया होगा। तो इसमें आ जाती है आपकी इम्यूनिटी अलग अलग टाइप की होती है। एक तो हमने पहले देखा था कि सेल्स मेडिएटेड होती है, और दूसरी जो हमारी इम्यूनिटी हमने देखा था वो आपकी एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है। राइट, एक पेन ले लेते हैं हम। हाँ, सेल्स मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड। सेल्स मेडिएटेड या हम इसको एडाप्टिव या हम इसको इन्नेट भी बोल सकते हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है, सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है जिसमें कुछ नेचुरल सेल होते हैं जो बॉडी की सेल्फ होती है, जैसे बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, किलर सेल हो गया। तो ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, कुछ फैगोसाइटोसिस का वर्क करते हैं, मैक्रोफेजेस का वर्क करते हैं। तो जैसे ही बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है, पार्टिकुलर उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज का करते हैं, कुछ अटैक का करते हैं, कुछ उसको मूव करने का, कुछ इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो इट सेल में अपना वर्क करते हैं, जो भी उनका काम होता है जिस पार्टिकुलर का, वो अपना काम करता है। टी सेल हो गया, बी सेल हो गया, किलर सेल हो गया, नेचुरल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। तो ये अपना अपना काम करते रहते हैं। राइट, ये आपके अंदर नेचुरल गॉड ग्रेस, गॉड गिफ्टेड आपके अंदर होते हैं। राइट, आपकी बॉडी को गॉड ने इस तरीके से डिजाइन किया है ना। तो इसमें हो गया। फिर ऐसा आ जाता है हमारा एडप्टिव और इननेट। इननेट मतलब कि आपको इनहेरिटेड बाय बर्थ से, आपके मदर फादर से आपको वो इम्यूनिटी आपको मिली है ना, आपको जन्म से ही वो आपको मिली हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इननेट। या एडप्टिव को हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आप उसको अलग से एक्वायर्ड कर रहे हो, आप उसको एडप्ट कर रहे हो। इननेट मतलब आपको जन्मजात, आपको बाय बर्थ से वो आपको बारिश में मिलती है ना, जैसे लोगों को बारिश में धन दौलत मिल जाती है, भाई माँ बाप के द्वारा मिल गया, ऐसे ये भी हमको माँ बाप के द्वारा ही हमको रिप्रोडक्टिव जो हमारा प्रोसेस होती है जनरेशन की, उससे मिल जाती है। एडप्टिव में भी आपकी आती है नेचुरल और आर्टिफिशियल। राइट, नेचुरल में भी फिर आपका फर्दर डिवीजन है आपका एक्टिव और पैसिव। राइट, नेचुरल मतलब जो आपके अंदर खुद प्रोड्यूस होती है बॉडी, जैसे कि आपके सेल्स वगैरह हो गए, लिम्फोसाइट हो गया, टिश्यू हो गया, पार्टिकुलर मेम्ब्रेन हो गई, ये सारी चीजें आ जाती है आपके नेचुरल इम्यूनिटी में, है ना। नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाती है आपके इसको आप नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जो कि होती है, जैसे अलग अलग आपकी फिजियोलॉजिकल हो गए, कुछ सेल्स हो गई, कुछ मेम्ब्रेन हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके किसके अंदर, नेचुरल में। अब इसके अंदर भी सब डिवीजन इन्होंने बताया कि भाई ये भी एक्टिव होती है और पैसिव होती है। राइट,
एक्टिव जो होती है वो एक्टिव आपकी बॉडी के अंदर रहती है। जैसे कोई भी बाहर से आपको सब्सटेंस इन्फेक्शंस वगैरह हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, तो इट सेल्फ भी क्या करती है, उसके साथ फाइट करने का काम करती है। और जब भी आपको कोई भी जैसे इन्फेक्शन हो रहा है तो ये क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, राइट। जैसे आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ तब दोबारा होता है तो इट सेल्फ मतलब एक अलर्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई अब जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पे पहले हमला किया तो इंडिया क्या था भाई, रेडी नहीं था अटैक करने के लिए। उसके पास उस समय इतने भाई हथियार वगैरह नहीं हुआ करते थे, आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे कि वो अटैक कर पाए, राइट। तोप वगैरह नहीं होती थी, मिसाइल नहीं होता था, उतना मैन पावर नहीं होता था, बम वगैरह नहीं थे, है ना। तो वो क्या करता है भाई, इतना एक एक्टिव नहीं रहता था भाई ऐसा कभी हो सकता है और हम इसका कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। पर एक बार अटैक हो गया तो वो क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाते हैं कि बाद में कोई भी देश हम पर अटैक कर सकता है। अब हमको अपने आप को, अपनी जो सेना है, ताकत है, वॉरियर, उनको मजबूत करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सैन्य पावर को, साथ ही साथ हथियारों को भी, हमको उपकरण को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जो जैसे ही आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो एक बार में क्या होता है, जो एंटीजन होता है या तो इट सेल्फ भी वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही बनाते हैं, राइट। तो नेचुरल वो प्रोड्यूस करते हैं और उनसे वो फाइट करते हैं, जिनको पता है कि भाई ये डिसीज हो चुकी है। जैसे जनरली देखा होगा किसी को जैसे कोविड था तो एक बार जैसे कोविड हो जाता है तो दो बार होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि बॉडी फिर इट सेल्फ पहचान जाती है कि भाई नया कोई भी वायरस आया, उसने रिकॉग्नाइज किया, उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू किया। एंटीजन मतलब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस, व्हाटएवर जो भी आ रहे, इसके अगेंस्ट उसने एंटीजन बनाना शुरू किया। अपना मैन पावर, अपना सैन्य बल और जो भी उपकरण वगैरह थे, नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक चीजें, उनको तैयार किया। और तैयार करने का वो समझ गई भाई ये वायरस, बैक्टीरिया साला इस टाइप का है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके खत्म करना होगा। तो ऐसे करके वो अटैक कर देती है। जैसे रणनीति बना के हम युद्ध में मैदान में उतरते थे, राइट। तो इस तरीके से क्या करती है, समझने में आपको आसानी हो इसके लिए हम थोड़ा इजी करके समझा रहे हैं। इसके लिए क्या करती है, डायरेक्टली जो इन्फेक्शन कॉज होता है उस पर डायरेक्ट अटैक करती है, उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाना शुरू कर देती है। फिर आ जाती है आपकी पैसिव। पैसिव मतलब कि ये होती है आपकी मैटरनल। मैटरनल मतलब आपकी जैसे मदर टू बेबी में ट्रांसफर होती बाय द प्लेसेंटा। जैसे मदर के पास ऑलरेडी कोई चीज़ें हैं, जो इम्यूनिटी है आपकी नेचुरल है, आपको बाय बर्थ है, तो ये क्या होती है, जैविक हो गया, आपके बायोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। तो ये बायोलॉजिकल मदर टू हेरिडिटरी मतलब ट्रांसफर होती है ना, बाय प्लेसेंटा के द्वारा। जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन, उसके थ्रू जो बेबी होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब आ जाती फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी एक्टिव है और पैसिव है, राइट। तो आर्टिफिशियल में भी क्या है, एक्टिव है और पैसिव है, ओके। तो इसमें भी क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब ऐसे बट से क्लियर है कि भाई आप उनको इट सेल्फ, आपकी बॉडी उसको क्रिएट नहीं कर रही, वो आप उसको एडप्ट कर रहे हो, अलग से आप उस चीज़ को ले रहे हो, राइट। तो जैसे कि एक्टिव, अब इसमें भी एक्टिव फॉर्म में होती है और एक होती है पैसिव फॉर्म में। एक्टिव मतलब बॉडी इट सेल्फ उसको क्रिएट कर रही है। एक्टिव जैसे एंटीबॉडी ट्रांसफर है ना, कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करते, मूव करते हैं। जिधर आपको इन्फेक्शन हुआ है ये बॉडी इट सेल्फ उनके अगेंस्ट उसको क्या करती है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ आपको, और हाँ इन्फेक्शन जैसे एक बार हुआ उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उस तरीके के वापस से वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। जैसे एक बार इन्फेक्शन हुआ, जस्ट मैं अभी बता रहा था, तो पहली बार में वो उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी कोई भी नया पैथोजन से, बैक्टीरिया, वायरस से, पर सेकेंड टाइम वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको वो एक्टिवली हो जाती है भाई अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा तो हम इस तरीके से, हमको इसके लिए तैयार रहना है, हम भी इसके लिए इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, राइट। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है नेचुरल में, वो सिर्फ इन्फेक्शन होने पर ही क्रिएट करती है ना। इसमें मैंने थोड़ा ये बता दिया था। पर इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है वो तभी क्रिएट करती है। कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी उसको क्रिएट करेगी, फिर उससे फाइट करेगी। पर इसमें क्या करती है, वो एक बार जो कोई चीज़ हो गई तो वो क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, आर्टिफिशियल में रिकॉग्नाइज कर लेती है और फिर उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसको अटैक करना शुरू कर देती है ना। एंटीबॉडी ट्रांसफर, जो एंटीबॉडी होते हैं उनको ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको एंटीबॉडीज भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्लड्स वगैरह हो गए, सम ब्लड वगैरह ट्रांसफर करते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है इम्यूनाइजेशन, पैसिव। पैसिव तरीके से मतलब कि आप आउटसोर्स से उस चीज़ को एडप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को ले रहे हो, वो आपके बॉडी के अंदर नेचुरली वो चीज़ें नहीं बन रही है, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर नहीं है,
राइट। जैसे कि हो गया आपका इम्यूनाइजेशन, आपने जैसे बचपन में आपको कोई भी जैसे पहले प्लेग होता था, पोलियो हो गया, डिप्थेरिया हो गया, एबीसी हो गया, HIV एड्स हो गया, कोविड हो गया। तो कोविड के जनरली ये देखा होगा भाई वैक्सीन लगी है, पहले से डिटेक्ट कर लेते कोविड होने वाला तो पहले ही वैक्सीन लग जाती है। तो कोविड के क्या हो गया, हमने भाई वैक्सीन दे दी, वैक्सीन मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर देती है और ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उस टाइप के जो कि आपको डिसीज कॉज ना करे। तो ये इसका ही काम होता है कि भाई आपने एक आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून रिस्पॉन्स उसको क्या करती है और मजबूत बनाती और स्ट्रॉन्ग करती है। हमने अलग से वैक्सीनेशन लिया और जिस टाइप का आपको डिसीज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये आ जाते हैं आपकी किसमें, पैसिव में। तो ऐसे तरीके से देखा जाए तो आपकी इम्यूनिटी भी अलग अलग होती है, जिसमें हमने देखा उस सेल्स मेडिटेड होती है, कुछ होती है आपका एडेप्टिव हो गई जिसको हम एडेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें भी हमने देखा नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ आपकी इननेट होती है, इननेट जो कि आपको बाय बर्थ से आपकी मदर से मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे एक्वायर्ड में भी आती है आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। एडेप्टिव या एक्वायर्ड में भी हमने भी देखा, जैसे कि आपका एक्टिव में क्या आ जाएगा, एक्टिव में इन्फेक्शन कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन। एक्टिव में आप डायरेक्टली मतलब आपका जो इन्फेक्शन है पैथोजेंस वगैरह है, बैक्टीरिया वायरस से फॉरेन सब्सटेंस से, वो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। पैसिव में जैसे आपकी एंटीबॉडीज पास फ्रॉम द मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा और टू इन्फेंट इन द मिल्क, राइट। पैसिव में क्या हो रहा है, जैसे कि भाई आपका पैसिव नेचुरल पैसिव में जैसे आपका जो मदर है तो मदर का जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू वो बेबी को ट्रांसफर होती है, ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जो भी सेल्स वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें ब्लड सेल्स वगैरह हो गए वो सब ब्लड के थ्रू आपके बेबी में ट्रांसफर हो जाते हैं। पैसिवली एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस बाय द प्लेसेंटा और हिज इन्फेंट मर्क, और जो मिल्क बेबी फीडिंग कराती है, मदर फीडिंग कराती है बेबी को, उसके थ्रू भी वो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। इसलिए कहते हैं भाई जब भी जैसे आपको प्रेगनेंसी होती है या आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो आपको जो हेल्दी डाइट है वही इनटेक करना चाहिए। अदर कुछ लेते हैं तो उसका अफेक्ट आपके बेबी पर भी पड़ता है एट द टाइम ऑफ आपको प्रेगनेंसी, आपका मैटरनल जो एज होती है उस समय। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप हेल्दी डाइट लो, है ना, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपोज मत हो, कुछ मतलब इन्फेक्टेड वायरस बैक्टीरिया से मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेफ रहो, क्योंकि बेबी को भी वो होने के चांस रहते हैं मदर से जब तक वो फीड करता है और जब तक वो माँ के गर्भ में जब फीटस आपका डेवलप हो रहा होता है भ्रूण में बच्चा, तब तक भी वो अफेक्ट करता है। और जब तक बच्चा 3 साल का ना हो जाए तब तक वो फीड करता है, मदर का जो दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तब तक उसको वो चीज़ें अफेक्ट कहीं ना कहीं करती है, कहीं ना कहीं नहीं मतलब करती है वो। तो फिर आ जाता है आपका आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। आर्टिफिशियल में भी आपका दो है, एक तो एक्टिव है और पैसिव है। जैसे कि एक्टिव में क्या होगा, वैक्सीन डेड एट्यूनेटेड पैथोजन। क्या होता है, कुछ वैक्सीन्स होती है या फिर जो डेड एट्यूनेटेड पैथोजेंस होते हैं उनको वापस से री इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। और जैसे कि एग्जाम्पल जैसे स्नेक बाइट है ना, तो कहते हैं भाई लोहे लोहे को काटता है तो स्नेक की एक बीनम आती है, स्नेक बीनम, तो उसको ही हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। कई बार जो विष रहता है, जो हमारा जहर रहता है, उसको एक वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर ताकि वो उसके अगेंस्ट उससे टक्कर ले सके और उसको ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय, उसको फाइट करके नष्ट कर दे। तो इस तरीके से हमको लोहे लोहे को काटता है बोलते हैं, ऐसे ही उसको हमको बीनम वगैरह जो होते हैं अगेंस्ट उसके बैक्टीरिया वायरस के डेड जो एट्यूनेटेड पैथोजेंस हैं उनको हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कभी कभी बॉडी के अंदर। जैसे कि कुछ भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, राइट, और जैसे मैंने अभी बताया कि भाई पॉइजन ले लिया तो पॉइजन ही पॉइजन को ख़त्म करता है। उसके बाद आ जाती है पैसिव। पैसिव में जैसे कि आपका हो गया इंजेक्शन और इम्यून सीरम गामा ग्लोब्यूलिन। पैसिव में क्या करते हैं, कुछ भी आप इंजेक्टेबल हो गया और गामा ग्लोब्यूलिन वगैरह जो भी सीरम वगैरह रहता है उनका आप इंजेक्शन लेते हो, है ना, सीरम वगैरह हो गया आपका, स्नेक बीनम वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें। और सॉरी एक्टिव में आ जाता है जैसे कि आपका बैक्टीरिया वायरस पैथोजन है वो आपके वैक्सीन के द्वारा बॉडी के अंदर आपके इंसर्ट करते हैं। और पैसिव में आ जाता है आपका जो भी इंजेक्शन वगैरह, जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आप इंजेक्शन वगैरह ले रहे हो अलग से, वो सारी चीज़ें आपके पैसिव में आ जाती है, राइट। तो इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में।
आर्टिफिशियल के बारे में। तो ये अलग अलग टाइप की इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होती है, आपको बॉडी से फाइट करती है, आपको बचाव करती है पैथोजन से, फॉरेन सब्सटेंस से, बैक्टीरिया वायरस से बचाने में, आपको सेफ रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। तो इम्यूनिटी आपका अच्छा होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्सन का इम्यूनिटी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होता है, और जिसका वीक रहता है वो बार बार बीमार हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। कहीं भी एटमॉस्फेयर में गया, कुछ भी खा लिया पी लिया, तो फटाफट से बीमार होना शुरू हो जाता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए अपने आप को, और खाना पीना अच्छा रखिए। जनरली हम खाते नहीं है ना, जनरली किसी घर में यदि अनार वगैरह जा रहे हैं, सेब जा रहे हैं, तो 70% चांस रहता है कि भाई घर में कोई ना कोई बीमार है ना। नॉर्मल तो हम खाते नहीं है, और जब बीमार होंगे तो फिर नारियल पानी और सेब और अनार और संतरा पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर देते हैं ना। तो सो बीमार एक अनार है ना। तो मेरा मतलब है कि भाई पहले से ही हम यदि प्रोटेक्ट करें, इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो हमको डिसीज होने का कोई चांस रहेगा ही नहीं, है ना। तो बैक्टीरिया वायरस भी डरेगा। जैसे अभी हमारे पास यदि मैन पावर है, भारत के पास सैन्य बल अच्छा है, आधुनिक हमारे पास उपकरण है, मिसाइल है, सब कुछ है, तो आज दूसरा देश हमको यदि कमज़ोर नहीं समझेगा तो हम पे अटैक नहीं करेगा, पर यदि कोई भी कमज़ोर समझेगा तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हम पे राज करेगा, राइट। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट वगैरह लो, एक्सरसाइज वगैरह करो, मेडिटेट करो, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। रनिंग, वॉकिंग वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल दोनों लेवल पर। ओके, अब रिस्पॉन्स करती है आपकी जो इम्यूनिटी है उसका कैसे रिस्पॉन्स होता है, स्टेजेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ना। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं, ज़्यादा डीप नहीं घुस रहे हैं हम अभी इसमें। रिस्पॉन्स टू इन्वेजन, जब भी मतलब इन्वेजन आपका बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ तो वो किस तरीके से अटैक करती है। व्हेन द बॉडी इज इन्वेटेड और अटैक बाय बैक्टीरिया वायरस और पैथोजन, इट हैज थ्री मीन्स बाय डिफेंडिंग इटसेल्फ। ये तीन प्रकार से उससे डिफेंड करती है, उससे फाइट करती है। फर्स्ट आ जाता है फैगोसाइटिक इम्यून रिस्पॉन्स। फैगोसाइटिस में क्या होता है, द टू मेजर सेल टाइप ऑफ द बॉडी विच एसोसिएटेड विद द इनगल्फ एंड डाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस ऑल्सो रिमूव द बॉडीज ऑन डाइंग दैट सेल। सबसे पहले तो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, मैक्रोफेजेस हो गया, फैगोसाइट हो गया, हाँ, ये क्या करता है, फैगोसाइट क्या करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, उनको निगल के ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद जो मैक्रोफेजेस होते हैं, उसको डेड जो बॉडी होती है सेल्स की, उसको आगे ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र कहाँ करता है उसको, हमने देखा कि डेड सेल का कवर क्या होता है, स्प्लीन, तो उसको स्प्लीन तक लेके जाता है। वहाँ पर इसके सेल्स होते हैं स्प्लीन के, वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर नए सेल्स का जनरेशन होता है। इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। फिर आता है एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। अब जैसे कि कोई भी आपके बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फॉरेन सब्सटेंस, कीटाणु, विषाणु, व्हाटएवर, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है भाई किस टाइप का है, वैसा बॉडी क्या करती है, आपको एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द रेफर टू ह्यूमोरल and immunity. It is resistant ultimately the B lymphocyte and mediated by the antibodies produced by B cell. Antibody mediated immunity provide primary defense against most of the cellular bacteria pathogen, help in defense against viruses and infect through respiratory tract, prevent recurrence of viral infection and participate in the pathogenesis of immediate hypersensitivity. ये क्या करती है, आपकी बी सेल जो बीटा सेल होता है उसको एक्टिवेट करती है, और ये हार्मोनल लेवल पर अपना वर्क करती है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आपका बी सेल जो एक्टिवेट हो जाता है और प्रोवाइड करता है आपको डिफेंस अगेंस्ट द सेल्यूलर बैक्टीरिया पैथोजन, है ना। कुछ पैथोजन्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कुछ में सेल्स प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जो सेल्यूलर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन्स होते हैं, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, सारी चीज़ें उन पे अटैक करती हैं और उनको नष्ट कर देती है, राइट। तो इनका पार्टिकुलर फंक्शन होता है, जो सेल्यूलर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, उन पे बहुत ज़्यादा काम करती है।
राइट। तो सबका अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि हम देखते हैं यार, एक ऑफिस हो गया तो वहाँ पर सबकी अलग अलग टीम होती है ना। एक जैसे सेना हो गया हमारा भारतीय सेना, तो वायु सेना हो गई, नभ सेना हो गई, थल सेना हो गई, जल सेना हो गई। उसमें फिर मतलब हेरिडिटी रहती है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है ना, कोई आईपीएस है, कोई कमांडो है, कोई कुछ है। तो सबका अपना पार्टिकुलर रोल रहता है कि भाई लड़ाई के समय तेरी जवाबदारी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, है ना, मेरा काम ये है, मैं ये देखूंगा। तो सबको अपना अपना काम दे दिया जाता है। ऐसे ही इनका भी अपना अपना पार्टिकुलर सबका वर्क होता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड, इसके बारे में हमने समझ ही लिया कि भाई सेल्स मेडिएटेड और ह्यूमोरल क्या होती है। सेल्स मेडिएटेड में इट्स सेल्फ सेल होते हैं, एंटीजन होते हैं जो कि आपकी एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं ना। टी सेल्स हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया, बी सेल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। मेमोरी टीएच सेल हो गया। और ह्यूमोरल में आती है आपके हार्मोनल लेवल पर, जैसे इंटैक्ट एंटीजन, जैसे आपका बी सेल हो गया, मेमोरी प्लाज्मा सेल हो गया। सीक्रेटेड एंटीबॉडी दैट डिफेंड अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है आपकी एंटीबॉडीज को, जो कि डिफेंड करती है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस के साथ। और सेल्स मेडिएटेड में क्या होता है, डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसरस एंड ट्रांसप्लांट टिश्यू। अब जो सेल्स मेडिएटेड होती है वो क्या करती है, डिफेंड करती है अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल्स हैं। अब भाई होता है क्या, जैसे बैक्टीरिया वायरस पैथोजन एंटर किया, एक सेल को इन्फेक्टेड किया, 2 को किया, 3 को किया, अब उनको अटैक करके भी डिस्ट्रॉय करना जरूरी है ना, नहीं तो वो बढ़ते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, तो ऐसे करके उनका इंक्रीमेंट होता जाएगा। वो अपनी ग्रोथ बनाएंगे भाई, है ना, एक आया, 1 से 2 किया, 2 से 4, और जो हेल्दी सेल है वो कम हो जाएंगे, अनहेल्दी ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप बीमार होने लगोगे। कैंसर में भी यही होता है सेम, कि जो एबनॉर्मल सेल है उनका मल्टीप्लिकेशन होना, उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो ज़्यादा ना बढ़े उसके ही पहले साल उनको ख़त्म कर दो, है ना। तो ये क्या करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको डिफेंड करती है कैंसर सेल से, और ट्रांसप्लांट जो भी टिश्यू वगैरह होते हैं उनसे डिफेंड करने का काम करती है। सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स पर क्या होता है आपका, the term cell mediated immunity refers the specific immune response do not involve antibodies. Cells mediated immunity depend on two classes of the lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocyte cells. Cells mediated में T lymphocyte और B lymphocyte होते हैं, ये उनके साथ ही वर्क करती है, राइट। अब हम देखते हैं इसका स्टेजेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू इन्वेजन हमने देखा, अब इसकी स्टेजेस कौन कौन सी। सबसे पहली स्टेज आती है रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, उसको जानना कि भाई कौन से टाइप का बैक्टीरिया वायरस है, कौन से टाइप का पैथोजन है, कौन से टाइप का सेल्स है जिसको हमको डिस्ट्रॉय करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने के बाद आता है प्रोलिफरेशन स्टेज। लिम्फोसाइट रिटर्न टू द लिम्फ नोड विद द एंटीजेनिक मैसेज स्टिमुलेट टी एंड बी सेल। प्रोलिफरेट करना मतलब क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है वापस से आपका लिम्फ नोड है वहाँ तक रिटर्न आता है और एंटीजेनिक मैसेज देता है, और बाद में स्टिमुलेट करता है टी सेल को, बी सेल को, लिम्फोसाइट को, टू इनलार्ज और डिवाइड एंड प्रोलिफरेट टी सेल, है ना। तो आगे मतलब प्रोलिफरेशन मतलब अपना भाई ये आकर के मैसेज देता है रिकॉग्नाइज करने के बाद कि चलो भाई अब उधर से दुश्मन हमारे अंदर एंट्री हो गया, अब हमको भी अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, इनको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। अब हम हमारा टीम को एक्टिवेट करते हैं, टीम को हम बढ़ाते हैं, किसको कैसे युद्ध करना है, मतलब इसको वो क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है और इनको और स्टिमुलेट करता है और उत्साहित करता है और उसका जनरेट करना शुरू करता है। फिर रिस्पॉन्स स्टेज मतलब अब ये हमने रणनीति बना ली, सब कुछ कर लिया, हमारी सेना को तैयार कर लिया, अब हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, समझ रहे हो। अब हमको भाई युद्ध क्षेत्र में उतरना है, लड़ाई के लिए हमको एक्शन लेना है, राइट। तो रिस्पॉन्स स्टेज में यही होता है। इन दिस रिस्पॉन्स स्टेज द चेंज लिम्फोसाइट फंक्शन देयर ह्यूमोरल और सेल्यूलर फैशन। अब क्या करते हैं रिस्पॉन्स स्टेज में, द चेंज लिम्फोसाइट फंक्शन एदर ह्यूमरल और सेल्यूलर, हाँ सेल्यूलर लेवल पर और ह्यूमरल मतलब हार्मोन लेवल पर चेंज हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं अपना फंक्शन करने के लिए। अब वो युद्ध के मैदान में उतर गए, अब तो उनको लड़ाई करनी है, राइट, अब पीछे नहीं हटना होता। फिर आता है इफेक्टर स्टेज। अब ये सब हो गया, जैसे कि आपके अलग अलग सेल है, सेल्यूलर लेवल पर सेल ने अपना वर्क किया, अलग अलग जो भी सेल थे सब ने अपना काम किया। अब आता है इफेक्टर स्टेज। इफेक्टर में क्या आता है,
इफेक्टर स्टेज में देखोगे एदर एंटीबॉडी और किलर सेल टी सेल रीचेस। इफेक्टर स्टेज में either antibody or killer T cell reaches the antigen on the surface of the foreign invader, the coping antigen series or event which lead to the total destruction of invading microbe neutralizing of toxic series or event involve antibodies complement and action by killer T cell। एक बार और रीड कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एदर एंटीबॉडी और किलर टी सेल रीचेस टू द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द फॉरेन इन्वेडर और कफलिंग इनिशिएट सीरीज ऑफ इवेंट which lead to the total destruction of invading microbe neutralizing of the toxin। series of event involve antibodies complement and the action by T cell। अब मान लो ये हो गया, अभी क्या होता है इसका इफेक्टर स्टेज आता है, मतलब भाई अभी हमको जैसे क्या बोलते हैं युद्ध के बाद क्या उसका परिणाम आता है कि भाई अभी क्या हो गया, कौन कौन मर गया, कौन कौन बचा, किसका क्या हुआ, आगे क्या करना है, किसकी बॉडी को उठा के लेके जाना है ना। तो जो अलग अलग इफेक्टर होते हैं, टी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रीच करते हैं सरफेस और जो फॉरेन इन्वेडर होते हैं उसके पास कुछ का कपलिंग वगैरह होते हैं, तो ये इनिशिएट करते हैं और जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह इन्वेड है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह हो गए उनको वापस से आपके स्प्लीन तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके से उनको जो डेड सेल उनको कवर तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके से इसका इफेक्टर स्टेज होता है, तो उस समय ये इफेक्ट करते हैं। इस तरीके से इसको 4 स्टेज में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी इम्यूनिटी वर्क करती है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने भी में आपको मज़ा आएगा, राइट। इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं है ना। चलिए इतना तो आप पढ़ के आएंगे, इम्यूनिटी के बारे में बताना है, पूरा स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजना है। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था पर अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो पूरा आपको इम्यूनिटी का कौन कौन से इसके टाइप है, डिवीजन क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, राइट। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतने, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।